गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजी में कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिटी और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इकोलॉजी में एक हिरार्कियल ऑर्डर है ऑर्गेनिज्म का। जैसे सबसे लोअर लेवल पे ऑर्गेनिज्म यानी जीव आते हैं। कुछ जीव जिनमें एक जैसी स्पीसीज हो वो आपस में मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? सिंगल स्पीसीज का समूह है जिसमें किसी एक ही जाति के जीव आते हैं। उसके बाद में कम्युनिटी मल्टी स्पीसीज का समूह है जिसमें कई जातियां आपस में मिलकर जो एक साथ रहती हैं, मल्टी स्पीसीज, उसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के आगे हिरार्कियल जो ऑर्डर में इकोसिस्टम आता है, तो इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। यानी कई जातियां और एक फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करती हैं और वो सहअस्तित्व में वहाँ रहती हैं, वो इकोसिस्टम में आता है। तो आज अपन कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कम्युनिटी की क्या स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया है कि अनेक जातियों का समूह जो प्राकृतिक भाग में एक दूसरे के साथ साथ परस्पर सहनशीलता और लाभप्रद परस्पर क्रियाएं दर्शाते हैं, एक समुदाय कहलाता है, एक कम्युनिटी कहलाती है। एक समुदाय में जीव एक समान वातावरण में विकसित होते हुए समान आवास में रहते हैं। तो यह कम्युनिटी में सबसे पहले जो कार्ल मोबियस थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो एक ओएस्टर बेड कम्युनिटी थी उनमें जीवों के संगठन के लिए उन्होंने जैववासिकी नाम दिया और स्कोर्टर और क्रिकनेर ने सिनिकोलॉजी नाम दिया। तो ये अलग अलग नाम है कि किसने, ये थोड़ा इतिहास है इनका कि किसने इनका क्या नाम दिया। रोनकियर ने सामुदायिक अध्ययनों के फिजियोग्नोमिक तरीकों पर जोर दिया और ब्रोन ब्लेनक्विट ने बताया कि ये फाइटोसोशियोलॉजिकल अध्ययन किया इनका कि ये किस प्रकार से अपने एक दूसरे से संबंधित होकर इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। इसी तरह से एक समुदाय अपनी स्वतः संरचना, विकास, इतिहास और व्यवहार रखता है। ये सभी गुण वातावरणीय कारकों से भी संबंधित होते हैं। जो सिनिकोलॉजी में जैसे एक जाति की समष्टि, एक जाति की जो पॉपुलेशन होती है वो सिनिकोलॉजी में, और दूसरा ओटोइकोलॉजी में क्या होगा, एक स्व पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत जाति आती है, तो वो ओटिकोलॉजी में। तो इस तरह के कुछ नाम हैं इनके। अब है समुदाय के कैरेक्टर कि समुदाय के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो प्रत्येक समुदाय अपनी संरचना, संगठन, उत्पत्ति और विकास रखता है। जैसे सबसे पहले है स्पीशीज डाइवर्सिटी कि कम्युनिटी का पहला जो कैरेक्टर है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी कि प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की जातियों के पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे से वर्गीकरण के आधार पर भिन्न है। यानी कि कई जातियां आपस में सहअस्तित्व में रहती हैं जीवों की, और समुदाय में जातियों की संख्या और समष्टि स्तर अत्यधिक भिन्न होते हैं। यही स्पीशीज डाइवर्सिटी है जिसमें उनमें जो जातियां होंगी वो अत्यधिक एक दूसरे से भिन्न होंगी। एक संपूर्ण समुदाय में ट्रॉफिक लेवल में जातियों की कुल संख्या का अपेक्षित कम प्रतिशत सामान्यतः अधिक होता है। यानी कि अगर ट्रॉफिक लेवल पे देखा जाए तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की जातियां एक साथ सहअस्तित्व में रहती हैं। इसके आधार पे जीवों की संख्या और उनके प्रमुख मूल्य, इन संख्या और जीव भार और उत्पादकता, इनके बीच में जो अनुपात है वो जातीय विविधता सूचकांक स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स कहलाता है। जातीय विभिन्नता भौतिक रूप से नियंत्रित इकोसिस्टम में निम्न और जीवीय रूप से नियंत्रित इकोसिस्टम में अधिक होती है। सामान्यतः विभिन्नता एंटी थर्मल मेंटेनेंस और बायोमास के अनुपात के घटने से बढ़ती है। ये स्थिरता के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो ये अपन पढ़ेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी में कि स्पीशीज डाइवर्सिटी में जीवों के मध्य ये
जीवों के मध्य किस रूप से बहुत सारी स्पीशीज जो पाई जाती हैं उनमें कैसे विभिन्नता पाई जाती है, इसका एक शेनन फंक्शन भी याद किया गया जो विभिन्नता के बारे में बताता है, जिसमें एच इंडेक्स से विभिन्नता और समानता तत्वों का एक पूर्ण भिन्नता सारणी के रूप में जोड़ता है एच इंडेक्स। इसके आधार पे अपन उनमें विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगला कैरेक्टर है इसका डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है कि कौन सी जाति, जो भी डोमिनेंस होगी कोई भी जाति, वो वहाँ के समुदाय का नाम निर्धारित करेगी। जैसे संपूर्ण समुदाय की प्रकृति एवं कार्य के निर्धारण के समय समुदाय के सभी जीवों का बराबर प्रमुख भूमिका नहीं होती। कुछ जीव ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, कुछ कम भूमिका निभाते हैं। अतः अधिक संख्या आकार, उत्पादन और अन्य क्रियाओं के द्वारा अविस्तृत रूप से ये प्रभाव डालती हैं। और प्रोड्यूसर, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर ये सब समुदाय के स्पीसीज हैं। इन जातियों में जाति समूह में जो मुख्य रूप से एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है तथा प्रमुखता से दूसरी जाति के पर्यावरण को प्रभावित करता है, वो डोमिनेंट स्पीसीज कहलाती हैं और वो इकोलॉजिकली डोमिनेंट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए एक जैसे चारागाह है, उसके अंदर कुछ जीव जो वहाँ की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं और प्राकृतिक समुदाय में अधिक विस्तृत संख्या की जाति वाले होते हैं। अपेक्षाकृत कुछ जातियाँ प्राय समुदाय को नियंत्रित करती हैं और प्रभावी कहलाती हैं। केवल जीवीय समुदाय में ही नहीं बल्कि भौतिक वातावरण में भी प्रभावित जातियों को निकालने में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, जबकि अप्रभावित जातियों को निकालने में बहुत कम बदलाव उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः प्रभावी वाली जातियां वह हैं जो अत्यधिक उत्पादकता रखती हैं, यानी जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे बड़े जीवों के लिए, परंतु ज़रूरी नहीं कि वह छोटे जीवों के लिए भी बायोमास जो है वो डोमिनेंस का एक सूचकांक है। यानी बायोमास के आधार पे अपन निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी जाति प्रभावी होगी। वन समुदाय में केवल एक या दो जातियां जो 90% से ऊपर होती हैं और वो उनमें 2 जातियां भी प्रभावी हो सकती हैं, परंतु जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनमें 1 दर्जन या अधिक जातियां एक समान सिद्धांत के आधार पर प्रभावी हो सकती हैं। जहाँ भौतिक कारक अधिक होते हैं वहाँ पर प्रभावी भी कम होते हैं। इस प्रकार प्रभाविता सभी पारिस्थितिक इकोलॉजिकल ग्रुप के मुकाबले रेगिस्तान यानी डेजर्ट, टुंड्रा और दूसरे तीव्र पर्यावरण में अधिक स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में उसकी स्ट्रक्चर का पता चलता है कि ये किस रूप से जातियाँ उसका निर्धारण करती हैं। इसके लिए समुदाय को प्रमुख विकसित रूपों में जैसे ट्रीज, हर्ब, सर्ब, मोसेस इत्यादि में वर्णित किया गया है। इनमें वे आकृति जो जीवों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, हचिंसन ने इनको पैटर्न कहा है। यानी ये पैटर्न के अनुसार इनका निर्धारण किया गया है। इसके आधार पे एक समुदाय में तरीका विभिन्नता यानी पैटर्न डाइवर्सिटी निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन, उनका वर्टिकल लेयरिंग और जोनेशन और हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, एक्टिविटी पैटर्न और फूड वेब पैटर्न, इस तरह के कई पैटर्न निर्धारित करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होती है समुदाय की, उसके आधार पे एक समुदाय को क्षैतिज रूप में और सब कम्युनिटीज़ में बांटा जा सकता है, जो एक समान जीवन रूप और पारिस्थितिक संबंधों की इकाई होती है। जैसे यदि अपन एक पर्वत का खंडीकरण देखें और तो वहाँ पे जो 36 वनस्पति खंड मिलता है, तो सबसे नीचे इसमें डेजर्ट बायोम होगा, फिर ग्रासलैंड होंगी, कोनिफर होंगे और कोनिफर
पाइन जोन आएगी और फिर टुंड्रा बायोम आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन इनकी स्ट्रक्चर बन जाती है। जबकि एक अगर पोंड में देखा जाए, एक झील में देखा जाए, तो 3 तरह के स्ट्रेटिफिकेशन बनते हैं। सबसे नीचे प्रोफेंडल, फिर लिम्नेटिक और लिटोरल जोन। इसी तरह से अगर एक उसमें वन में देखा जाए समुदाय का निरूपण, तो वहाँ पे ये 5 तरह के विभाजन, उप विभाजन बनते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे सबसे नीचे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, सब स्ट्रेटम में वहाँ पे रिच ह्यूमस होगी, रूट ऑफ प्लांट्स मिलेंगे और सोइल, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स मिलेंगे। उसके ऊपर जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, फॉरेस्ट फ्लोर पे डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, लीटर एंड फंजाई मिलेंगी, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड एक्टिविटी इन डिके। अगले में हर्ब्स मिलेंगी, वेजिटेशन आ जाता है, फिर सर्ब और लास्ट में ट्री। इस तरह से ये एक तरह का स्तरीकरण हो जाता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसके आधार पे ऐसे ही अगला जो करेक्टर है वो है इनका डायनेमिक का, यानी समुदाय की गति की पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सक्सेशन इसमें आते हैं। और इसी आधार पे इसमें ट्रोफिक स्ट्रक्चर में सेल आत्मनिर्भरता का गुण भी पाया जाता है। इस तरह से ये जो कम्युनिटी है इसके कुछ करेक्टर हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसमें अपन एच इंडेक्स पढ़ते हैं। दूसरा डोमिनेंस के बाद में थर्ड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जिसमें स्ट्रक्चर आती है कम्युनिटी की। ये एक वन क्षेत्र में, एक पर्वत क्षेत्र पे और एक जलीय या झील क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और फिर है इसमें ट्रोफिक स्ट्रक्चर और लास्ट है कम्युनिटी डायनेमिक्स, जिसमें इनमें इकोलॉजिकल सक्सेशन आता है। इस तरह से ये कम्युनिटी की स्ट्रक्चर होती है। धन्यवाद।